नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। पूजा सिंघल से जुड़े मामले में आज होगी 2 लोगों की गवाही। पहले 23 नवंबर का समय था निर्धारित। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मनरेगा घोटाले में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल से जुड़े केस में मंगलवार को यानी कि आज पीएमएलए कोर्ट में 2 लोगों की गवाही होनी है। यह गवाही ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में होनी है। आप सबको बता दूं कि पूर्व में गवाही के लिए 23 नवंबर का समय तय किया गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत आज यानी कि 21 नवंबर को ही गवाही के लिए कोर्ट से फ्रेश समन जारी किया गया। पेशा रूल नहीं बनाने पर उड़ीसा के अनुदान में हुई कटौती, झारखंड पर भी मंडराया खतरा। केंद्र सरकार ने पेशा रूल नहीं बनाने की वजह से ओडिशा की ग्राम पंचायतों को दी जाने वाली राशि में कटौती कर दी है। इससे झारखंड को भी चालू वित्त वर्ष 2023-24 में मिलने वाली राशि में कटौती का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक में पंचायती राज विभाग द्वारा तैयार पेशा रूल के प्रारूप पर सहमति नहीं दी गई है। काउंसिल ने इस पेशा रूल के मुद्दे पर लोगों से और सुझाव मांगने का निर्देश दिया है। काउंसिल के इस फैसले से राज्य में फिलहाल पेशा रूल अधिसूचित करने का मामला उलझ गया है। केंद्र सरकार ने 5वीं अनुसूची में शामिल सभी राज्यों को पेशा रूल अधिसूचित करने का निर्देश दिया था। साथ ही रूल नहीं बनाने वाले राज्यों को 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राशि नहीं देने की चेतावनी भी दी थी। केंद्र ने पेशा रूल की समीक्षा के दौरान पाया था कि 5वीं अनुसूची में शामिल 10 राज्यों में, जो कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना में से झारखंड और ओडिशा ने केंद्र सरकार के निर्देश के बावजूद पेशा रूल अधिसूचित नहीं किया है। समीक्षा के दौरान इन दोनों राज्यों द्वारा शीघ्र ही पेशा रूल बनाकर अधिसूचित करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन इन दोनों राज्यों में पेशा रूल तैयार कर उसे अधिसूचित नहीं किया। विजय हंसदा मामले की सुनवाई होगी आज। साहिबगंज एसपी से 22 को होगी पूछताछ। साहिबगंज के एसपी नौशाद आलम से 22 नवंबर को ईडी की टीम पूछताछ करेगी। इस पर अवैध खनन मामले में ईडी के गवाह विजय हंसदा को दिल्ली जाने के लिए टिकट की व्यवस्था करने का आरोप है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में विजय हंसदा से जुड़े मामले की सुनवाई 21 नवंबर को होगी। झारखंड में बोर्ड परीक्षा केंद्र को लेकर बड़ा फैसला। मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और +2 स्कूलों में ही बनेंगे सेंटर, डिग्री कॉलेजों में नहीं होगी परीक्षा। झारखंड में मैट्रिक और इंटर परीक्षा के तारीखों की घोषणा हो चुकी है। डेट शीट भी जारी किया जा चुका है। इसके साथ ही परीक्षा आयोजन को लेकर सेंटर बनाने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। बोर्ड की परीक्षाएं झारखंड एकेडमिक काउंसिल लेती है। ऐसे में झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने राज्य के सभी जिलों को परीक्षा केंद्र चयन को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से मिली जानकारी के अनुसार इस बार परीक्षा केंद्र बनाए जाने को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। सूचना के मुताबिक इस साल राज्य के डिग्री कॉलेजों में सेंटर नहीं बनाए जाएंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग अपने ही स्कूल में परीक्षा केंद्र बनाएगा। आप सबको बता दो 6 फरवरी से होने जा रहे बोर्ड परीक्षा के लिए राज्य के केवल 3 तरह के स्कूलों में ही परीक्षा केंद्र होंगे। ये परीक्षा केंद्र मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और +2 स्कूलों में बनाए जाएंगे। इस संबंध में झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट आज यानी कि मंगलवार से अपने निर्धारित समय से चलेगा। मंगलवार यानी कि आज 21 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर थाना में दर्ज प्राथमिकी 418/2014 को चुनौती देने वाली क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई होगी। मामले में कोर्ट ने पिछली सुनवाई में राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। साथ ही कोर्ट ने हेमंत सोरेन के खिलाफ 21 नवंबर तक पीड़क कार्रवाई पर रोक भी लगाई थी। आप सबको बता दो कि याचिका में हेमंत सोरेन ने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2014 में चुनाव के दौरान वह अपनी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार करने गए थे। उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया था। उस दौरान उन पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले की सुनवाई पश्चिमी सिंहभूम की निचली अदालत में चल रही है। हेमंत सोरेन ने अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक लगाने और उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग की है। अचानक चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन सपरिवार बोकारो पहुंचे। आप सबको बता दूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पत्नी कल्पना सोरेन और बच्चों के साथ सोमवार को बोकारो पहुंच गए। मुख्यमंत्री के बोकारो आगमन की सूचना को लेकर आनन फानन में तमाम अधिकारी उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। मुख्यमंत्री के आने की सूचना मिलने के बाद बोकारो डीसी कुलदीप चौधरी, एसपी प्रियदर्शी आलोक, चास एसडीएम दिलीप प्रताप सिंह शेखावत, ट्रैफिक डीएसपी पूनम मिंज, चास एसडीपीओ पुरुषोत्तम सिंह समेत अन्य आलाधिकारी फौरन एयरपोर्ट पहुंच गए। आप सबको बता दूं कि हेमंत सोरेन का निजी कार्यक्रम होने के कारण जिले के अधिकारियों ने कुछ भी बोलने से परहेज किया। उन्होंने कैमरे के सामने किसी से कुछ भी नहीं कहा। हाँ, इतना जरूर बताया कि वो अपना इलाज कराने के लिए बोकारो पहुंचे हैं।
आप सबको बता दूं कि दांतों की तकलीफ होने के कारण मुख्यमंत्री डॉक्टर से दिखाने के लिए रांची से बोकारो आए हुए हैं, इसलिए उनका ये दौरा अचानक हुआ, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार पर बोला हमला, कहा रोजगार के लिए प्लान चिंता की बात। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर एक बार फिर हमला बोला है। उन्होंने राज्य से हो रहे प्लान के लिए हेमंत सरकार को जिम्मेदार बताया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हमारे पास प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन है, पर्यटन के दृष्टिकोण लिहाज से भी हम बेहतर हैं, इसके बाद भी राज्य से रोजगार के लिए प्लान होना चिंता की बात है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मैंने हेमंत सोरेन सरकार को सचेत करने का प्रयास किया, लेकिन इस सरकार ने मेरे बार बार पत्र लिखने को मजाक बनाया। आज तक मुझे एक पत्र का जवाब नहीं आया, आज नतीजा सामने है। बाबूलाल ने कहा कि इनके घपले घोटाले सामने आ रहे हैं, भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज कई लोग जेल में हैं। बाबूलाल ने कहा कि सरकार ने हमारी बात मान ली होती, अगर संज्ञान लिया होता तो यह दिन नहीं आता। उन्होंने कहा कि इस सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी क्या करना है, इनके खिलाफ तो जनाक्रोश है। अब जो है हमारी पार्टी के कार्यकर्ता आम लोगों के लिए पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। झारखंड में अगले 2 दिनों तक कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, आइए जान लेते हैं। झारखंड में अगले 24 घंटे के दौरान मौसम में कोई खास बड़े बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। मौसम विभाग की माने तो 21 और 22 नवंबर को आसमान मुख्यतः साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहने की संभावना व्यक्त की गई है। हालांकि न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं सोमवार को रांची का न्यूनतम तापमान 16.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि सबसे कम तापमान झारखंड के खूंटी जिले में रहा। यहाँ का तापमान 12.9 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं गुमला जिला का तापमान 13.2 डिग्री, उसी तरह सिमडेगा में 13.7 डिग्री, लोहरदगा में 14.8 डिग्री, लातेहार में 14.3 डिग्री, चतरा में 13.8 डिग्री, हजारीबाग में 15.3, गिरिडीह में 16.3, देवघर में 16.6, गोड्डा में 17.7, साहिबगंज में 16.8 और पाकुड़ में 17.5 डिग्री तापमान देखने को मिला। वहीं आप सबको बता दूं कि छठ महापर्व पर झारखंड का मौसम साफ था। सुबह और शाम लोगों को हल्की ठंड महसूस हुई, हालांकि शाम की हवा की गति थोड़ी तेज थी। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहे गहरे दबाव के कारण मौसम में बदलाव आया है। आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना है। वहीं पड़ोसी राज्य बिहार में भी मौसम शुष्क रहने की संभावना है। सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने को लेकर विदेशी एक्सपर्ट से ली जा रही है राय। आप सबको बता दूं कि उत्तरकाशी के सिलक्यारा निर्माणाधीन सुरंग में बीते 9 दिनों से फंसे 41 श्रमिकों को सुरंग से बाहर निकालने को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टनल एक्सपर्ट प्रोफेसर सर अर्नोल्ड डिक्स की मदद ली जा रही है। आप सबको बता दूं कि सोमवार को उक्त जानकारी जिला अधिकारी अभिषेक रोहेला ने दी। उन्होंने बताया कि टनल विशेषज्ञ अर्नोल्ड डिक्स के साथ विचार विमर्श कर रेस्क्यू अभियान की रणनीति पर चर्चा हुई। आप सबको बता दो कि अंतर्राष्ट्रीय टनल एक्सपर्ट सर अर्नोल्ड डिक्स ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। अर्नोल्ड डिक्स एक वैज्ञानिक है। उन्हें अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स और ट्रांसपोर्ट रिस्क के शानदार और स्वतंत्र विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है। गुमला में दोस्त की नाबालिग बहन से ट्रक में 2 युवकों ने किया सामूहिक दुष्कर्म। गुमला जिले के घगरा प्रखंड की नाबालिग लड़की से उसके भाई के दोस्त ने अपने गुरु के साथ मिलकर ट्रक में सामूहिक दुष्कर्म किया। दोनों आरोपियों को विष्णुपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आप सबको बता दूं कि सोमवार को दोनों न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पीड़िता का बयान दर्ज होने के बाद विष्णुपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी बक्साइड ट्रक के ड्राइवर एवं उनके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उस ट्रक को भी जब्त कर लिया है जिसमें दोनों ने लड़की से बलात्कार किया था। आरोपियों से पूछताछ के क्रम में उन दोनों द्वारा अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों की स्वीकारोक्ति के बाद दोनों को सोमवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। गढ़वा में 40 हाथियों की झुंड ने मचा रखा है उत्पात। गांव में घरों को तोड़ा, फसल रौंदी, भैंस को पटक कर मार डाला। गढ़वा जिले के रमकंडा में छत्तीसगढ़ के रिजर्व एरिया और पीटीआर क्षेत्र से गढ़वा दक्षिणी वन क्षेत्र वाले इलाकों में 15 दिन पहले पहुंचे 40 हाथियों के झुंड ने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। चिनिया और रंका के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पात मचाने के बाद हाथियों के झुंड ने रमकंडा के मंगराही और कुशवार गांव में रविवार की रात जमकर उत्पात मचाया। कुशवार गांव में हाथियों ने उत्पात मचाते हुए 6 किसानों के खेत और खलिहान में रखे धान की फसलों को चट कर गया। वहीं मंगराही गांव में हाथियों ने संतोष सिंह के घर और गौशाला को तोड़ते हुए गौशाला में बंधे 2 भैंसों को पटक दिया। इसमें एक भैंस की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरी भैंस की कमर टूट जाने से गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके अलावा हाथियों ने मंगराही निवासी मनोज राम के खलिहान में रखे 50 क्विंटल धान चट कर गए। वहीं मोहर मानी देवी के 5 एकड़ खेत में लगे धान की फसल को रौंद कर बर्बाद कर दिया। ग्रामीणों द्वारा हल्ला कर हाथियों को भगाने के दौरान झुंड ने जिम्मेदार सिंह के 1 एकड़ खेत में लगी आलू की फसलों को रौंदते हुए मुरली गांव पहुंचकर सुदेश्वर राम के सुअर को पटक कर मार डाला। वहीं आलू की फसल को रौंदते हुए सीताराम सिंह के मोटर पंप और पाइप को भी तोड़ डाला।
इधर सूचना मिलने के बाद सोमवार की सुबह वनरक्षी उत्तम कुमार, देवनाथ राम, निरंजन यादव, रमाकांत राम, समाज सेवी कपिल देव सिंह ने किसानों के घर पहुंचकर मामले की जानकारी ली, वहीं मुआवजा दिलाने का आश्वासन भी दिया। धनबाद में सुबह सुबह लाखों की चोरी, छठ घाट पर अर्घ्य देने गए थे बीसीसीएल के कर्मचारी। धनबाद में सोमवार की सुबह सुबह लाखों रुपए की चोरी का मामला सामने आया। बताया जाता है कि सुबह में लोग अर्घ्य देने के लिए छठ घाट पर गए थे। इधर चोरों ने इनके घरों से कम 3 लाख रुपए कैश और 15 लाख रुपए की ज्वेलरी की चोरी कर ली गई। घटना बगमारा थाना क्षेत्र के हॉस्पिटल कॉलोनी में हुई। आप सबको बता दूं कि कॉलोनी में रहने वाले 3 बीसीसीएल कर्मियों के घर चोरी हुई। बीसीसीएल हॉस्पिटल में काम करने वाली माया कुमारी, तिलवा देवी और बगमारा कॉलेज में काम करने वाले सुनीता देवी के घर में एक साथ चोरी हुई। माया कुमारी के घर से 6 लाख रुपए मूल्य के सोना चांदी के जेवरात और 1 लाख रुपए नगद चोर ले गए। तिलवा देवी के घर से 9 लाख की ज्वेलरी और 2 लाख रुपए नगद की चोरी हुई। वहीं कॉलेज कर्मी सुनीता देवी के घर से 1 जोड़ी पायल और 10,000 रुपए की चोरी हुई। इस तरह तीनों घरों से कुल 3 लाख रुपए नगद और 15 लाख रुपए की ज्वेलरी की चोरी की गई है। तत्काल सभी लोग इसकी सूचना पुलिस को दी। बगमारा और बरोरा थाना की पुलिस सूचना मिलने के बाद वहां पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। सभी भुक्तभोगियों ने कहा कि वे लोग छठ घाट गए थे, इसी दौरान चोरी हुई है। पुलिस से इन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द चोरों की गिरफ्तारी हो और उनके सामानों की बरामदगी की जाए। जमशेदपुर में डकैती की योजना बनाते 6 हुआ गिरफ्तार। जमशेदपुर के पुलिस ने बिष्णुपुर थाना क्षेत्र में एक कारोबारी के घर डकैती की घटना को अंजाम देने से पहले आधा दर्जन आरोपित को गिरफ्तार किया है। आरोपित सोनारी थाना क्षेत्र के जुबली पार्क के पास घटना को अंजाम देने के लिए जुटे थे। पुलिस वर्दी में हथियार के साथ घटना को अंजाम देने से पूर्व रांची के 3 अपराधी समेत आधा दर्जन अपराधी को पुलिस ने धर दबोचा। इस संबंध में जमशेदपुर के एसएसपी किशोर कौशल ने सोमवार को बताया कि गिरफ्तार आरोपित के पास से बोलेरो गाड़ी, देसी पिस्तौल, 2 गोली, 2 वर्दी का कपड़ा और 7 मोबाइल भी बरामद किया है। झारखंड के लुगुबुरु में डीवीसी के 10,000 करोड़ के हाइडल पावर प्लांट पर ग्रहण केंद्र को लिखी है चिट्ठी। आप सबको बता दूं कि झारखंड के बोकारो जिले में लुगु पहाड़ में डीवीसी द्वारा 1500 मेगावाट क्षमता की पंप स्टोरेज हाइडल पावर प्लांट लगाया जाना है। वहीं दूसरी ओर 16 नवंबर को हुई टीएसी यानी कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक में इस पर रोक लगाने की बात कही गई। इसके बाद जो है डीवीसी प्रबंधन ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय को पत्र लिखकर इसकी सूचना दे दी। साथ ही इस संबंध में दिशा निर्देश मांगा है कि परियोजना को लेकर टीएसी में लिए गए फैसले की जानकारी पत्र के माध्यम से दी गई है। डीवीसी के असैनिक विभाग के पदाधिकारियों ने बताया कि इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से अधिकृत रूप से कोई सूचना नहीं मिली है। समाचार पत्र के माध्यम से ही टीएसी के फैसलों की जानकारी मिली है। 16 नवंबर को टीएसी की बैठक में आदिवासी संथालियों के धार्मिक धरोहर लुगु पहाड़ पर प्रस्तावित परियोजनाओं को किसी भी हाल में स्थापित नहीं होने देने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया था। बैठक में टीएसी के अध्यक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि राज्य सरकार हर हाल में आदिवासी समुदाय की आस्था और विश्वास के धार्मिक धरोहर लुगु पहाड़ को संरक्षित करने का काम करेगी। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।